यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस की। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब एक डीएनए मॉलिक्यूल अपनी कॉपी बनाता है। मान लो यहाँ पर एक डीएनए मॉलिक्यूल है और ये डीएनए मॉलिक्यूल अपनी जैसी दो कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है। एक डीएनए मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस किया और एक और डीएनए मॉलिक्यूल इसने ये प्रोड्यूस किया। तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमारे पास में अब टोटल कितने डबल स्ट्रैंडेड हो गए? एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ओरिजिनल डीएनए था, जो स्टार्टिंग डीएनए था, और जो नए डीएनए बनते हैं वो 100% कॉपी बनते हैं, 100% एग्जैक्ट कॉपीज़ बनते हैं। इसीलिए हम इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। मतलब रेप्लिका सिंथेसाइज होता है। रेप्लिका का मतलब होता है 100% सिमिलर। अब डीएनए रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज़्म है, कई सारे मैकेनिज़्म डीएनए रेप्लिकेशन के एक टाइम पर फेमस थे, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। वॉटसन एंड क्रिक सेम साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर जब उन्होंने प्रपोज किया तो उनके दिमाग में ये भी समझ में आया कि भाई बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे हम डीएनए के रेप्लिकेशन को भी समझा सकते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था कि डीएनए रेप्लिकेशन बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी के ऊपर होता है। बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी मतलब एडेनाइन के साथ थाइमीन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जो बाइंड करता है, इसी बाइंडिंग को इस्तेमाल करके हम डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब कोई डीएनए रेप्लिकेट होने वाला होता है तो हमारे पास में ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है। मान लो ये हमारे पास में ओरिजिनल डीएनए है, ओरिजिनल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस ओरिजिनल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। एक ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया और एक ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया। अब इसके ऊपर में एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है। ये एक नया स्ट्रैंड। तो जो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मान लो ये हमारे पास में नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बने, तो हर डीएनए के अंदर में एक पुराना वाला स्ट्रैंड रहता है, ओल्ड स्ट्रैंड, और एक नया वाला स्ट्रैंड रहता है, न्यू स्ट्रैंड। सब में एक पुराना वाला ओल्ड स्ट्रैंड और एक नया वाला न्यू स्ट्रैंड। क्योंकि जो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जो नए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स में एक तो पुराना वाला है और एक नया वाला है। यहाँ हम इसको बनी लिखते हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला। इसका मतलब हर डीएनए के अंदर में 50% जो डीएनए है वो ओरिजिनल डीएनए का पार्ट है और 50% नया बन रहा है। मतलब 50% डीएनए कैसा है? ओल्ड वाला, सेम जैसा पुराना था, और बचा हुआ 50% नया बना है, न्यू सिंथेसाइज्ड है। इसी मैकेनिज़्म को बुलाया जाता है सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि यहाँ पे जो नया डीएनए बन रहा है उसमें 50% तो कंजर्व्ड है, आधा तो कंजर्व्ड है, जैसा पेरेंटल डीएनए में, ओरिजिनल डीएनए में था, वैसा ही कि वैसा ही है। इसीलिए इस मैकेनिज़्म को हम क्या बुलाते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज़्म। सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज़्म। ये जो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज़्म है, ये बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी पे कैसे डिपेंड करता है वो भी समझ लो। मान लो हमारे पास में ओरिजिनल डीएनए ATGC था, तो जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो TACG हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन पेयरिंग होगी। जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे ATGC और दूसरा स्ट्रैंड सेपरेट हुआ TACG, तो जब ये हमारा नया डीएनए मॉलिक्यूल बनने वाला होगा, मान लो ये नया स्ट्रैंड बन रहा है, तो ये अपने आप यहाँ पे थाइमीन, यहाँ पे A C और यहाँ पे G, इसी तरह से यहाँ पे A T G C। तो बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी के हिसाब से जो ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड था उसका कॉम्प्लीमेंटैरिटी न्यूक्लियोटाइड उसके आगे ऐड हो जाएगा। इस तरह से सेमी कंजर्वेटिव जो मैकेनिज़्म है वो बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी के ऊपर में डिपेंड कर रहा होता है। ये सबसे फेमस टाइप का मैकेनिज़्म है। लास्ट में जब हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे तो उन एक्सपेरिमेंट्स ने भी इसको प्रूव किया है। लेकिन हमें दो और मैकेनिज़्म समझने हैं। भाई उस टाइम पर दो और पॉसिबल मैकेनिज़्म फेमस थे, तो जो दो और अदर पॉसिबल मैकेनिज़्म है, हमें एक बार उनको भी देख लेते हैं। जो उस टाइम पे अदर पॉसिबल मैकेनिज़्म जो काफ़ी फेमस थे, वो दूसरा मैकेनिज़्म है कंजर्वेटिव मैकेनिज़्म। कंजर्वेटिव मैकेनिज़्म।
कंजर्वेटिव मैकेनिज्म के हिसाब से क्या बोलता है ये, हमारे पास में एक ओरिजिनल डीएनए है, ये ओल्ड डीएनए है, ओरिजिनल डीएनए है। ये ओल्ड डीएनए 100% कंजर्व्ड रहता है, ये ऐसे का ऐसा ही रहता है, जैसा ओल्ड डीएनए था वो वैसे का वैसा ही रहता है। और इसकी मदद से एक नया पूरा नया 100% नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है, 100% न्यू डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। तो एक हमारे पास में ओल्ड डीएनए है जो 100% ओल्ड है, पुराना डीएनए है, और एक नया डीएनए है जो 100% नया है। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। मतलब जो डीएनए जैसा था वो वैसा का वैसा ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं कंजर्वेटिव। एक तीसरा और मैकेनिज्म है जिसका नाम होता है डिस्पर्सिव मैकेनिज्म, जिसका नाम होता है डिस्पर्सिव मैकेनिज्म। अब डिस्पर्सिव मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हमारे पास में ओरिजिनल डीएनए है, मान लो ये हमारे पास में ओरिजिनल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये ओरिजिनल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, और वो फ्रेगमेंट्स आपस में अलग हो जाते हैं। इस तरह से फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, और इन फ्रेगमेंट्स के बीच बीच में नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। इन फ्रेगमेंट्स के बीच बीच में न्यू डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। इस तरह से कंप्लीट 2 नई डीएनए कॉपीज़ बन जाती हैं। इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव का मतलब होता है जो किसी पैटर्न में फॉलो ना करे, कहीं से भी ब्रेक हो जाए और कहीं से भी जा करके नया डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। अगर हर डीएनए के अंदर में देखें तो ये ओल्ड पार्ट है, ये वाइट वाला न्यू पार्ट है, फिर ये ओल्ड पार्ट है और ये वाइट वाला न्यू पार्ट है। तो इस तरह से नए और ओल्ड डीएनए का कुछ रेशियो, कुछ मिक्सचर हर नए डीएनए मॉलिक्यूल में हमें दिखाई पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। तो ये 3 मेथड्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब बाद में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए तो उससे ये प्रूफ हुआ कि जो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म था जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था वही 100% सही मैकेनिज्म है। तो पहले हम ये उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं जिससे ये सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को प्रूफ किया गया कि ये सही मैकेनिज्म है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे। उन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है मेसलसन एंड स्टाहल का। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है मेसलसन एंड स्टाहल का, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ना। और हमें याद रखना है इसको, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मेसलसन एंड स्टाहल 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल ऑर्गेनिज्म पे काम किया, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर में काम किया। कौन से बैक्टीरिया के ऊपर में? ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर में। ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल आपको मालूम होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है इनके पास में, इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड बट सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इनके पास में होता है। अब यहाँ पर ये मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ किया। इस मॉडल ऑर्गेनिज्म में सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, रेडियो आइसोटोपी टेक्निक, रेडियो आइसोटोपी मेथड। अब रेडियो आइसोटोपी मेथड हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, है ना, हम पहले भी बता चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं कई बार। तो अब यहाँ पे आपको रेडियो आइसोटोपी नहीं, सिर्फ आइसोटोपी मेथड, ये थोड़ा सा गलत है, आइसोटोपी मेथड। अभी हम समझाते हैं रेडियो आइसोटोपी क्यों नहीं यूज़ किया था और आइसोटोपी मेथड इन्होंने क्यों यूज़ किया था। आइसोटोप्स का मतलब होता है किसी एलिमेंट के, किसी एटम के ऐसे फॉर्म्स जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो इन्होंने जो आइसोटोप इस्तेमाल किया था यहाँ पे, वो नाइट्रोजन का आइसोटोप इस्तेमाल किया था। जो नाइट्रोजन एटम होता है उसका आइसोटोप इस्तेमाल किया था। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप इन्होंने इस्तेमाल किए। एक आइसोटोप N14 जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन है, नॉर्मल नाइट्रोजन का 14 मास नंबर होता है, लेकिन एक हैवी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया। हैवी नाइट्रोजन मतलब यहाँ पे N15 है, मतलब इसका मास नंबर 14 और इसका 15। सिंपल सी चीज़ है कि ये ज़्यादा हैवियर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल नाइट्रोजन। याद रखना ये जो हैवी नाइट्रोजन है ये रेडियो एक्टिव नहीं था, रेडियो एक्टिव नहीं था। सारे आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं होते, इसीलिए हमने यहाँ पे रेडियो आइसोटोपी टर्म काट के आइसोटोपिक मेथड लिखा था, है ना। अच्छा, अगर ये रेडियो आइसोटोप नहीं है तो हम इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे? नॉर्मल नाइट्रोजन को N15 से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। अगर हमें इन दोनों को सेपरेट करना हो, अगर हमें N15 नाइट्रोजन को एक दूसरे से सेपरेट करना हो
तो इसको सेपरेट करने का तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वो भी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब हम एक सॉल्यूशन बना लेंगे टेस्ट ट्यूब में जिसकी वेरिएबल डेंसिटी होगी, नीचे की साइड उसकी डेंसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, जब नीचे की साइड उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, नीचे जाने पे इस सॉल्यूशन की डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को इस मीडियम में छोड़ देंगे N14 N15 को, तो N14 कहाँ पे आएगा? N14 लाइट बैंड बनाएगा, वो ऊपर रहेगा। भाई N14 तो ऊपर दिखाई पड़ेगा, वो लाइट बैंड बनाएगा। और N15 क्या बनाएगा? हैवी बैंड। N15 नीचे दिखाई पड़ेगा, ज़्यादा हैवी है, तो ये हैवी बैंड बनाएगा। तो इस तरह से हमें दो बैंड की फॉर्म में ये सेपरेशन ईजिली हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन रेडियो आइसोटोपी। किसकी मदद से? रेडियो आइसोटोपी की मदद से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे इन्होंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया ई कोलाई के अंदर में और सेमी कंजर्वेटिव मोड को प्रूव किया, वो हमें पूरा एक एक करके समझते जाना है। स्टेप्स जो इनके एक्सपेरिमेंट में स्टेप्स थे, पहला स्टेप जो परफॉर्म किया इन्होंने एक ई कोलाई सेल को लिया, ये ई कोलाई सेल उठाया। ठीक है, इस ई कोलाई सेल को एक कल्चर मीडिया में डाल दिया। इन्होंने क्या किया? इस ई कोलाई सेल को एक कल्चर मीडिया में डाल दिया। ये हमारे पास में क्या है? कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को, सेल को ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए सारी आइडियल कंडीशन दी जाती है। तो इस कल्चर मीडिया के अंदर में फूड सोर्स दिया जाएगा। फूड सोर्स मतलब होता है कार्बन सोर्स, तो यहाँ पे कार्बन सोर्स दिया जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन सोर्स दिया जाएगा, है ना। बाकी जितने भी आयंस हैं, पीएच है, ये सब दिया जाएगा। तो इस कल्चर मीडिया में ई कोलाई को ग्रो करने के लिए सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड कर दी। सिंपल सी चीज़ है, जब ई कोलाई इसमें जाएगा तो वो हर 20 मिनट में डिवाइड करेगा। ई कोलाई का सेल डिवीजन टाइम कितना होता है? 20 मिनट। इसका मतलब हर 20 मिनट बाद वो अपना नंबर डबल कर लेगा। 2 की पावर n के रेट से वो अपना नंबर क्या करता जाएगा? डबल करता जाएगा। हर 20 मिनट पे अपने आप को डबल कर लेगा। पहले 2 से 4 बनेगा, फिर 4 से 8 बनेगा, 8 से 16, इस तरह से अपना नंबर वो बढ़ाता जाएगा। 2 की पावर n आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, क्या डीएनए का डिवीजन भी साथ में चल रहा है? बिल्कुल साथ में चलेगा भाई। जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो उसके अंदर में जो डीएनए प्रेजेंट है वो भी अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। अब इस डीएनए के अंदर में जो नाइट्रोजन सोर्स इन्होंने प्रोवाइड किया था, भाई नाइट्रोजन कहाँ से आएगी? डीएनए के अंदर में नाइट्रोजन तो होती है, चाहे हम डीएनए को ऐसे बनाएं तो डीएनए के अंदर में नाइट्रोजन होती है दोनों स्ट्रैंड के अंदर में, है ना। अब इस नाइट्रोजन सोर्स जो इस कल्चर मीडियम में प्रोवाइड किया गया था, वो प्रोवाइड किया था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये नाइट्रोजन सोर्स इन्होंने प्रोवाइड किया। लेकिन यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड इन्होंने प्रोवाइड किया था वो हैवी नाइट्रोजन से बनाया गया था, N15H4Cl। मतलब यहाँ पे हैवी नाइट्रोजन का इस्तेमाल इन्होंने किया था, N15 का इस्तेमाल किया था। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया लगातार डिवाइड करता रहेगा, है ना, तो उसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं क्या वो N15 में कन्वर्ट हो जाएंगे? भाई हर जनरेशन के साथ में वो अपना नया डीएनए बनाएगा। तो नए डीएनए के बाद बनाते टाइम हम इसको क्या लिखेंगे? अब N15 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ईजी के लिए हम इसको लीनियर भी बना सकते हैं समझने के लिए, वैसे ये होता सर्कुलर है। तो जितना भी डीएनए उसका बनने वाला है, जितने भी डीएनए स्ट्रैंड होंगे, क्या सारे के सारे N15 के वाले हो जाएंगे? क्योंकि मीडियम में नाइट्रोजन सोर्स क्या है? N15। ऐसा डीएनए कहलाता है हैवी डीएनए, क्योंकि इसके अंदर में हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसा डीएनए क्या कहलाएगा? हैवी डीएनए। और सारे बैक्टीरिया थोड़ी देर बाद इस कल्चर मीडिया में रखने के बाद में कैसे हो जाएंगे? 100% हैवी डीएनए वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया? 100% हैवी डीएनए बना लिया। हैवी डीएनए मतलब जितने भी बैक्टीरिया इनके पास में हैं उन सब के अंदर में जो डीएनए मॉलिक्यूल है अब वो किस फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है? N15 इधर भी N15 हैवी और इधर भी N15 हैवी डीएनए यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हो गया पहला स्टेप। पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया वो समझ लो दोबारा से। पहले स्टेप में इन्होंने जो ई कोलाई है जिसके पास में नॉर्मल नाइट्रोजन उसके डीएनए में होता है,
उसके डीएनए में इन्होंने आर्टिफिशियली एक नाइट्रोजन सोर्स का इस्तेमाल करके, अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके, और उस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है उसको हैवी नाइट्रोजन की फॉर्म में प्रोवाइड करके हैवी नाइट्रोजन को इसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो कैसे हो गए? हैवी नाइट्रोजन वाले हो गए। इसको हम बोलते हैं हैवी डीएनए। अब जो सेकंड स्टेप है, उन्होंने इसमें क्या किया? ई कोलाई को उठाया, ई कोलाई सेल को यहाँ से उठा लिया। हम ई कोलाई को पूरा ना दिखा करके इसके एक डीएनए को भी दिखा सकते हैं ऐसे। भाई ये एक ई कोलाई के अंदर एक डीएनए होगा, तो हम एक डीएनए को भी उठा करके दिखा सकते हैं, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। इन्होंने इस डीएनए या फिर ई कोलाई को अब की बार नए मीडियम में डाल दिया। इसको कहाँ पे डाल दिया? नए कल्चर मीडिया में। अब ये जो कल्चर मीडिया था, इसकी खास बात थी कि इस कल्चर मीडिया में इन्होंने जो अमोनियम क्लोराइड प्रोवाइड किया था, जो नाइट्रोजन सोर्स दिया था, वो नाइट्रोजन सोर्स नॉर्मल नाइट्रोजन का बना था, N14। और N14 आपको पता होगा कि नॉर्मल नाइट्रोजन होता है। अब क्योंकि जो नया मीडियम है वहाँ पर नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हैवी नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है नहीं, तो जब भी डीएनए डिवाइड करेगा, जब भी ई कोलाई डिवाइड करेगा, तो मान लो ये हमारे पास में डीएनए है, ये डिवाइड करता है, तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद में एक नया डीएनए बनाएंगे। इधर भी एक नया डीएनए बनेगा, इधर भी एक नया डीएनए बनेगा। और आपको मालूम है कि जो नया मीडियम है उसके अंदर में नाइट्रोजन सोर्स क्या है? N14। तो जो भी नया डीएनए बनने वाला है वो तो N14 वाला ही बनेगा। सिंपल सी चीज़ है भाई, N15 वाला तो बन ही नहीं सकता इस मीडियम में। तो जब 20 मिनट बाद आप चेक करोगे, जब सेल को आकर के, ई कोलाई को आकर के 20 मिनट बाद आप चेक करोगे, तो उसके अंदर में सारे के सारे डीएनए कैसे हो जाएंगे? 100% डीएनए जो है वो हाइब्रिड हो जाएंगे। 100% डीएनए जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? हाइब्रिड हो जाएंगे। अच्छा, ये 20 मिनट बाद चेक किया हमने, फिर से और 20 मिनट चलने दिया। 20 मिनट बाद ई कोलाई फिर डिवाइड किया। जब ई कोलाई फिर से डिवाइड करेगा तो टोटल डीएनए कितना बनेगा? टोटल डीएनए बनेगा 2 की पावर n, और 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 तो टोटल डीएनए बनेगा। लेकिन ये जो चारों डीएनए बनेगा वो किस तरह का दिखाई पड़ेगा? यहाँ पे हर एक डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गया 4, जिसमें से 2 N15 है और अब की बार 2 N14 है। ये 14, ये भी 14। जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो सिर्फ 14 वाला बन सकता है। भाई नया वाला तो 14 के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। तो अब की बार हमारे पास 20 मिनट बाद क्या दिखाई देगा? एक हाइब्रिड, एक यहाँ पे हाइब्रिड, और ये दोनों लाइट। भाई ये दोनों कैसे हैं? लाइट वाले बनेंगे, सिंपल। अच्छा, एक और जनरेशन चलाते हैं, 20 मिनट और चला दो। जब आप 20 मिनट और चलाओगे तो टोटल डीएनए कितने बनेंगे? 2 की पावर 3 मतलब 8, टोटल 8 बनेंगे। इन 8 में से ध्यान से देखना, N15 वाले कितने बनेंगे? भाई N15 का तो सिर्फ 2 ही सिंगल स्ट्रैंड है, एक ये सिंगल स्ट्रैंड और एक ये सिंगल स्ट्रैंड है। मतलब आप कितनी भी जनरेशन चला लो, जो N15 वाले डीएनए स्ट्रैंड रहेंगे ना, वो 2 सिंगल स्ट्रैंड हमको मिलेंगे। अगर सिंगल स्ट्रैंड N15 है तो जो दूसरा स्ट्रैंड उसके साथ में बनेगा वो कैसा बनेगा? N14, क्योंकि नया स्ट्रैंड तो N14 ही बन सकता है। इसका मतलब हर जनरेशन में 2 स्ट्रैंड हाइब्रिड वाले बनेंगे। जैसे अगर ये हमने 8 बनाए हैं तो इसमें से 2 तो हाइब्रिड वाले बनेंगे। हाइब्रिड का मतलब है कि इनके पास में एक N15 और एक N14 होगा। बाकी जितने बच गए 6 वो लाइट होंगे, 100% लाइट, मतलब 14 वो इस तरह से बनेंगे। तो इस तरह से जब डीएनए बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो वो हर बार अपना डीएनए का नंबर डबल करेगा, हर बार 2 की पावर n हो जाएगा। लेकिन 2 की पावर n तो हो जाएगा, लेकिन जो हाइब्रिड डीएनए है उनका नंबर चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हाइब्रिड डीएनए बनाने के लिए हमें N15 और N14 का कॉम्बिनेशन चाहिए, और N15 सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है हमारे पास। तो इस तरह से कुछ डीएनए एक्सचेंज चलना चाहिए अगर सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ट्रू है। भाई ये हमें तभी मिलेगा ना जब सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ट्रू फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। इसी को चेक करने के लिए मेसेल्सन एंड स्टाहल ने क्या किया, हर 20 मिनट बाद जो डीएनए की कॉपी है, जो डीएनए या फिर ई कोलाई ग्रो कर रहा है, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और उसके डीएनए को
डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में चलाते गए। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो लाइट डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए है और जो हैवी डीएनए है उसका रेशियो कितना हमें मिलने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, देखो पहले 0 मिनट में देखते हैं। जब इन्होंने एकदम स्टार्टिंग में लिया होगा तो 100% डीएनए कैसा रहा होगा, N15 15 मतलब कि 100% जो डीएनए है वो हैवी वाला रहा होगा। इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, बहुत तेजी से जब इसको रोटेट किया, जब बहुत तेजी से इसको रोटेट किया तो रोटेट करने पे एक सिंगल बैंड मिला हमको, हैवी बैंड। यहाँ पे सबसे नीचे बैंड मिलना मतलब ये हैवी बैंड है। ये हमारे पास में हैवी बैंड है, और हैवी बैंड कौन से डीएनए से बना है, N15 वाले डीएनए से बना है। अब हमने इसको 20 मिनट डिवाइड करने दिया। भाई ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड करता है। जब 20 मिनट में ई कोलाई डिवाइड करेगा तो तरीके से क्या होना चाहिए, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और एक एक नया स्ट्रैंड बन गया। अब नए मीडियम में जो नाइट्रोजन सोर्स है वो तो 14 ही है, तो नया डीएनए स्ट्रैंड तो 14 वाला ही बनेगा और पुराना वाला 15 है। अच्छा, यहाँ पे 100% डीएनए कैसा दिखाई देगा, हाइब्रिड। ये तो हाइपोथेटिकल है, इसको चेक करने के लिए इन्होंने फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन किया। अब की बार जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो बिल्कुल सेम इनको रिजल्ट मिला। इनको एक ही स्ट्रैंड मिला, और वो जो स्ट्रैंड था वो कैसा था, हाइब्रिड, बीच का। यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रैंड मिला वो उनको कैसा था, 100% सिंगल स्ट्रैंड हाइब्रिड स्ट्रैंड। हाइब्रिड स्ट्रैंड का मतलब होता है 15-14 का कॉम्बिनेशन। अच्छा, इन्होंने 20 मिनट और चलने दिया। जब 20 मिनट एक और डिवीजन हो जाएगा तो टोटल डीएनए कितने बन जाएंगे, 4। अच्छा, 4 जो बनेंगे वो ओरिजिनल पेरेंट के कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे। 2 15 वाले हैं हमारे पास पेरेंटल अब की बार, और 2 14 वाले। और जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो तो 14 वाला ही बन सकता है, वो तो 15 वाला बनेगा नहीं। तो ये हमारे पास में कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अच्छा, इसमें 2 जो स्ट्रैंड हैं 50% वो कैसे हैं, हाइब्रिड, और जो बचे हुए 2 हैं वो कैसे हैं, लाइट। तो 50% कैसे हैं, लाइट। अच्छा, जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन इन्होंने किया, अब की बार 50% कॉम्बिनेशन है लाइट और हाइब्रिड का। तो मतलब 2 स्ट्रैंड मिलने चाहिए, 2 बैंड मिलने चाहिए, तो बिल्कुल इनको 2 बैंड मिले। और वो 2 बैंड कौन कौन से थे, एक तो इनको हाइब्रिड बैंड मिला, बीच में हाइब्रिड बैंड मिला, और एक इनको लाइट बैंड मिला। यहाँ पे इनको क्या मिला, लाइट बैंड। तो यहाँ पे लाइट बैंड है 14 वाला, और यहाँ पे हाइब्रिड बैंड है 15-14 वाला। अच्छा, एक और 20 मिनट और चलाते हैं। हमने मान लो 20 मिनट और चलाया। जब 20 मिनट और चलाया तो इनको क्या दिखाई पड़ा, या फिर 20 मिनट के बाद इन्होंने जो लगातार चलाते गए तो उसमें एक चीज़ दिखाई पड़ी कि यहाँ पर टोटल 8 डीएनए बनेंगे। 8 में से हाइब्रिड कितने बन सकते हैं, भाई 2 ही हाइब्रिड बन सकते हैं। हाइब्रिड का नंबर तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि N15 का नंबर नहीं बढ़ सकता, लेकिन लाइट वाले का नंबर परसेंटेज बढ़ता जाएगा। लाइट वाला कितना होता जाएगा टोटल, लाइट वाला यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 2 ही रहेगा। अच्छा, जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन हम करेंगे तो अब की बार जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हमें फिर से 2 बैंड मिलते हैं, एक हाइब्रिड और दूसरा लाइट। लेकिन जो लाइट बैंड है वो कॉन्टीन्यूसली उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। जो लाइट बैंड का थिकनेस होगा, जो साइज़ होगा वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जाएगा, क्योंकि लाइट नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें हाइब्रिड वाले की, तो हाइब्रिड वाले का नंबर तो नहीं बढ़ रहा, तो हाइब्रिड वाला जो बैंड है वो कांस्टेंट रहेगा। तो मेसेल्सन एंड स्टाहल को ये बैंड कांस्टेंट दिखाई दिया, जिसमें 2 ही डीएनए हर बार मिल रहे हैं, लेकिन जो लाइट वाला है उसका नंबर हमेशा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसे हम अगर इसको और जनरेशन चलाएं, मान लो अगर हमने इसको 5 जनरेशन चलाया होता, यहाँ पे तो हम ज़्यादा दिखा नहीं सकते, अगर हमने इसको 5 जनरेशन चलाया होता तो 5 जनरेशन में टोटल डीएनए कितने बन जाते, 2 की पावर 5 = 32। इस 32 में से हाइब्रिड वाले कितने होते, हाइब्रिड वाले अभी भी 2 ही होते हैं, 2 से ज़्यादा हाइब्रिड बन ही नहीं सकते।
और अगर हम यहाँ पे लाइट की बात करें तो लाइट वाले 30, जो बच गए 32 में से जो भी बच गए वो लाइट वाले हो जाएंगे। तो लाइट का नंबर ध्यान से देखो बढ़ता जा रहा है, लेकिन हाइब्रिड का नंबर तो नहीं बढ़ रहा। और यही मेसल्सन एंड स्टाहल को अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाई दिया। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने प्रूव किया था कि जो वॉटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल प्रपोज किया है वो बिल्कुल सही है। जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है वो फॉलो होता है, और इसी की वजह से हमें ये वाला जो रिज़ल्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जो मेसल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के इतने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जितने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के किसी भी टॉपिक से नहीं आते। तो इसको पहले हमें और अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा ताकि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अच्छा, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ ये देगा। एक तो ये पुराना मीडियम देगा, ओल्ड मीडियम, ये आपको क्या देगा, ओल्ड मीडियम। फिर बैक्टीरिया को निकाल के या फिर किसी सेल को निकाल के ये कहाँ डाल देगा, न्यू मीडियम में, नए मीडियम में डाल देगा, है ना। हो सकता है यहाँ पे N14 हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे N15 हो सकता है यहाँ पे N14 हो, या हो सकता है यहाँ पे N14 हो। एक ही कॉम्बिनेशन बनाएगा। अगर इधर N14 है तो इधर N15, इधर N15 है तो इधर N14, एक कॉम्बिनेशन में वो रखेगा। आपको ध्यान रखना है, जब ओरिजिनली हम स्टार्ट करेंगे 0 मिनट पे, जब ओरिजिनली हम DNA मानकर चलेंगे 0 मिनट पे या इनिशियल टाइम पे, इनिशियल टाइम पे हमें मान के चलना है कि 100% जो DNA है वो पुराने मीडियम वाला है, चाहे हैवी चाहे लाइट। या तो पूरी तरह से हैवी होगा 15-15, या तो पूरी तरह से लाइट होगा बेस्ड ऑन मीडियम। इनमें से एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। ओरिजिनल मीडियम अगर N14 था तो लाइट DNA बनेगा 100% इनिशियली, और ओरिजिनल मीडियम अगर 15 था तो यहाँ पे हैवी DNA बनेगा 100%, लाइट DNA यहाँ पर नहीं रहेगा। अच्छा, फिर हमने इसको इस मीडियम में डाल दिया, नए मीडियम में। फिर नए मीडियम में डालने के बाद में वो अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ करेगा। अपनी जनरेशन को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब जैसे ही वो अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ करने जाएगा तो किस रेशो से इंक्रीज़ करेगा, 2n से। भाई हर जनरेशन में डबल हो रहा है, तो जितनी जनरेशन चलेगी, n का मतलब है नंबर ऑफ जनरेशन, तो हर जनरेशन के साथ में वो डबल हो रहा है, तो उसका नंबर टोटल फाइनली n टाइम के बाद कितना आएगा, 2n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन जो वो चल रहा है, नंबर ऑफ जनरेशन। अच्छा, लेकिन इस फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा ट्रिक छुपा हुआ है। इस फॉर्मूले से हमें ये भी पूछा जाएगा कि कितने तो हाइब्रिड बनेंगे भाई, क्योंकि हाइब्रिड बनने तो वाला है, क्योंकि जो ओरिजिनली आपने लिया था वो ख़त्म तो नहीं होगा। जो भी ओरिजिनल मीडियम से आपने DNA उठाया है वो रहेगा तो सही, तो हाइब्रिड तो बनेगा, लेकिन हाइब्रिड का नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हाइब्रिड कितने बनेंगे और नए मीडियम वाले कितने बनेंगे। नए मीडियम वाले हो सकता है कि 15-15 हो, या फिर हो सकता है कि 14-14 हो। नए मीडियम वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा एक ही इनमें से। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम लिखेंगे, NT = N0। ये हमारे पास में फाइनल नंबर ऑफ DNA, फाइनल नंबर ऑफ DNA। ये हमारे पास में ओरिजिनल नंबर ऑफ DNA, ओरिजिनल नंबर ऑफ DNA। इस वाली लाइन को बच्चे छोड़ देते हैं अक्सर, इस वाले फॉर्मूले को बच्चे छोड़ देते हैं, वो डायरेक्टली एक DNA को लेकर के ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कई बार वो फॉर्मूला गलत हो जाता है। 2n, ये हमारे पास में फॉर्मूला है, 2n। 2 क्या है, n। ये टोटल DNA, T टाइम के बाद में जो टोटल DNA बनेगा वो इतना निकालेंगे। देखो अब क्या, इसका क्या मतलब है ये समझ लो। मान लो हमने 10 इकोलाई से स्टार्ट किया हो, मान लो हमने हैवी मीडियम वाले 10 इकोलाई या फिर 10 DNA से स्टार्ट किया। हमने एक DNA से अब की बार स्टार्ट ही नहीं किया, हमने कितने DNA से स्टार्ट किया, 10 DNA से। मतलब जो N0 है अब की बार वो 10 हो गया, ठीक है। अब इकोलाई को हमने यहाँ पे कितनी जनरेशन चलने दिया, 3 जनरेशन। हमने कितनी जनरेशन चलने दिया, 3 जनरेशन। तो टोटल DNA अब की बार कितना होगा,
10 मतलब n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 80। ये बच्चे गलती करते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो डायरेक्टली बस इसको याद रखते हैं। लेकिन आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? n नॉट से। ज़्यादातर हम n नॉट 1 देते हैं भाई, ज़्यादातर कंडीशन में क्या दिया जाता है? n नॉट इज इक्वल टू 1। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला सही रहता, क्योंकि n नॉट हम क्या मान के चल रहे हैं? 1 सिंगल इकोलाई। लेकिन हमेशा ये फॉर्मूले में सिंगल इकोलाई दिया जाए, सिंगल सेल दिया जाए, जरूरी नहीं है, तो इसलिए हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो टोटल डीएनए की बात हो गई। अब हमें इस टोटल डीएनए में से जो n नॉट इंटू 2 की पावर n से हमने निकाला है टोटल डीएनए नंबर, इसमें से हाइब्रिड कितने बनने वाले, और हाइब्रिड के बाद में जो न्यू मीडियम के, नए मीडियम के डीएनए है वो कितने बनने वाले, ये भी समझ में आना चाहिए। देखो, इससे हमें कैसे निकालना है हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। जो भी ओरिजिनल नंबर आपने स्टार्ट किया था, मान लो अगर आपने 10 डीएनए लेकर के स्टार्ट किया था, तो ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे 20। और ये 20 नंबर ही हाइब्रिड बनेगा हर जनरेशन के बाद। चाहे कितनी भी जनरेशन चला लो, आपको 20 हाइब्रिड मिलेंगे ही। तो जो हाइब्रिड आपको किसी भी जनरेशन में मिलने वाला है वो कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। अच्छा, न्यू मीडियम में जो नए मीडियम वाला जो डीएनए बनने वाला है वो कितना बनेगा? टोटल में से माइनस कर दो 2 मल्टीप्लाइड बाय n नॉट, तो ये आपको मिल जाएगा नए मीडियम वाला। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूले और क्लियर हो जाएंगे आपको। तो पहले हम एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक 10 ई कोलाई है। हमने 10 ई कोलाई इसीलिए लिया है ताकि इजीली वो कट जाए। 10 ई कोलाई जो हमने लिए हैं वो हैवी डीएनए वाले हैं। वो कैसे डीएनए वाले हैं? कंप्लीट हैवी डीएनए वाले। इसको हमने एक मीडियम में डाल दिया, नए मीडियम में डाल दिया, जिस मीडियम में हमने लाइट नाइट्रोजन सोर्स दिया है। लाइट नाइट्रोजन सोर्स N14 सोर्स दिया हुआ है ना। और इस ई कोलाई को टोटल टाइम जो हमने चलने दिया वो 2 घंटे मान के चलो, हमने इसको 2 घंटे इसमें डिवाइड होने दिया। अब आपको फाइनल जो क्वेश्चन बताना है, जो क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ डीएनए कितने बनेंगे। टोटल डीएनए के बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है लाइट डीएनए कितने बनेंगे। लाइट डीएनए मतलब 14 वाले, ये कितने बनेंगे? नया मीडियम हमारा 14 वाला है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि हाइब्रिड डीएनए का नंबर कितना बनेगा। हाइब्रिड का मतलब होता है 15-14 का कॉम्बिनेशन, 15-14 का कॉम्बिनेशन। ये तीनों एग्जाम्पल हमें बताने। देखो सिंपल सा आपके लिए सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ डीएनए। टोटल नंबर ऑफ डीएनए हम कैसे निकालते हैं? n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n, है ना, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ जनरेशन। अच्छा, पहले बताओ कि नंबर ऑफ जनरेशन, कितने जनरेशन चलेगा 2 घंटे में इकोलाई। इकोलाई जो होता है, अगर एक इकोलाई की बात करें तो वो 20 मिनट में डिवाइड करता है। इकोलाई हमेशा कितने में डिवाइड करता है? 20 मिनट। तो अगर हमारे पास में टोटल टाइम 2 घंटे का है तो 120 मिनट हो जाएगा, और 120 मिनट को जब हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ जनरेशन 6 जनरेशन वो डिवाइड करेगा। 2 घंटे में वो कितनी जनरेशन बनाएगा? 6 जनरेशन टोटल बनाएगा। अच्छा, टोटल डीएनए निकालने के लिए हमने n नॉट इंटू 2 की पावर n कर दिया। n नॉट कितना दिया हुआ है? n नॉट हमें दिया हुआ है 10। n नॉट हमें कितना दिया हुआ बेटा? 10। तो 10 स्टार्टिंग में रखेंगे, 2 की पावर 6। 2 की पावर जो 6 होता है दैट इज 64। 64 को 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 640 डीएनए मॉलिक्यूल हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये तो टोटल डीएनए की बात हो गई। अब बात करते हैं लाइट डीएनए की। नहीं, पहले हाइब्रिड की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाइब्रिड को निकालना ज़्यादा ईजी है। हाइब्रिड का नंबर चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। लेकिन कितना होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। अच्छा, ओरिजिनली कितना लिया आपने? 10 डीएनए। तो हाइब्रिड कितने बनेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 20 डीएनए। आप किसी भी जनरेशन में देखो 20 डीएनए आपको हाइब्रिड फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, 20 डीएनए आपने हाइब्रिड निकाल लिए, फिक्स हो गया। तो लाइट डीएनए का तो चेंज होता है, तो आपको लाइट डीएनए कैसे निकालना होगा? टोटल माइनस फिक्स, 640 माइनस 20 इज इक्वल टू 620 डीएनए। तो जो 620 डीएनए आएंगे वो
लाइट डीएनए आएंगे, नया मीडियम, जो नया मीडियम में हमने N14 डाला है इसके वाले 620 डीएनए आएंगे। ये वाले फिक्स रहते हैं, 20 ही आएंगे हमेशा, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी पे बेस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कई बार इस क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देता है, वो एक से ज़्यादा मीडियम इन्वॉल्व कर देगा, है ना। एक क्वेश्चन समझो, हमारे पास में 5 डीएनए हैं, हमारे पास में क्या है 5 डीएनए, लेकिन 5 डीएनए हाइब्रिड हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझना, मतलब एक N14 है और दूसरा N15 है, पाँचों के पाँचों कैसे हैं हाइब्रिड डीएनए। अच्छा, इस हाइब्रिड डीएनए को, जो 5 हाइब्रिड डीएनए हमने उठाए थे, इनको हमने डाल दिया एक नए मीडियम में, लाइट मीडियम में, N14 मीडियम में हमने इसको डाल दिया। और डालने के बाद में 1 घंटा इसको, 1 घंटे के लिए इस ई कोलाई, जो 5 ई कोलाई हैं, 5 ई कोलाई या फिर 5 डीएनए हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन सेम है, हमें वही क्वेश्चन बताने। पहला क्वेश्चन, टोटल डीएनए कितना बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, हाइब्रिड डीएनए कितना बनेगा, हाइब्रिड डीएनए कितना बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि हमें हैवी डीएनए कितना बनेगा, ठीक है। और लास्ट समझ लो लाइट डीएनए। ये 4 क्वेश्चन हमसे यहाँ पे डायरेक्ट इसने पूछे। देखो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखो टोटल में तो कोई फार्मूला काम नहीं करता, सीधा हमें एक ही फार्मूला लगाना है, NT इज इक्वल टू N नॉड मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n। तो यहाँ पे रखेंगे टोटल कितने डीएनए हैं 5, टोटल कितने डीएनए हैं 5, 2 की पावर n। अच्छा, टोटल टाइम 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और ई कोलाई 20 मिनट में एक बार डिवाइड करता है, तो कितने जनरेशन चलेंगी, 3 जनरेशन। तो 2 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 40 डीएनए। तो 1 घंटे बाद टोटल डीएनए कितने बन जाएंगे, 40 डीएनए। 40 डीएनए तो बन गए, लेकिन हाइब्रिड डीएनए कितने बनेंगे। देखो हाइब्रिड डीएनए का एक ही फॉर्मूला है, अभी तक हम एक ही फॉर्मूला समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। हमने जो 5 डीएनए लिए हैं वो पाँचों के पाँचों हाइब्रिड हैं। अब की बार तो 2n नॉट मत कर देना अब की बार, क्योंकि दोनों तो अलग हैं ही नहीं, दोनों तो एक जैसे हैं। और जो नया मीडियम है वो कैसा है भाई, अगर हम न्यू मीडियम की बात करें तो न्यू मीडियम है N14, सिंपल। इस मीडियम से देखो एक स्ट्रैंड मिलता जुलता है और एक स्ट्रैंड अलग है। माइनस तो हमको अलग वाला करना होता है ना, जो ये तो मिलता जुलता है, ये माइनस नहीं करना अब की बार। अगर ये दोनों N15 होते तो हम 2n नॉट माइनस कर देते, क्योंकि दोनों अलग थे हमारे नए मीडियम से। लेकिन अब की बार जो नया मीडियम है उसमें से एक तो सेम है, तो उसको माइनस नहीं करना। तो अब की बार कितने माइनस करने, 2n नॉट माइनस नहीं करना, अब की बार हमें n नॉट माइनस करना होगा। तो जो हाइब्रिड अब की बार बनेंगे वो 2n नॉट नहीं होंगे, क्योंकि 2n नॉट तब होते हैं जब दोनों डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे एक सेम है। तो 2 की जगह एक माइनस हो जाएगा n नॉट। तो अब की बार हाइब्रिड डीएनए n नॉट हो जाएगा। और हाइब्रिड डीएनए कितने स्टार्ट किए हमने, स्टार्टिंग में 5। तो जो हाइब्रिड डीएनए बाद में भी बनेगा वो 5 ही बनने वाला है। तो अब की बार किसी भी जनरेशन में आप देख लेना, हाइब्रिड डीएनए का नंबर कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट नंबर कितना रहेगा, 5। 5 से ज़्यादा वो नहीं बढ़ने वाला। अच्छा, हैवी डीएनए की बात करते हैं। हैवी डीएनए का मतलब क्या होता है बेटा, हैवी डीएनए का मतलब दोनों साइड N15 N15, इधर भी N15 और उधर भी N15। क्या ऐसा डीएनए इस नए मीडियम में जो कि N14 है, क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी भी है? नहीं भाई, नया वाला जो स्ट्रैंड बनेगा किसी भी डीएनए के ऊपर में, जो नया स्ट्रैंड बनने वाला है वो तो N14 ही बनेगा, क्योंकि नए मीडियम में N14 है। तो नया स्ट्रैंड तो हमेशा N14 ही बनने वाला है। अगर नया स्ट्रैंड N14 ही बनना है तो ऐसा डीएनए तो हमें मिल ही नहीं सकता, या तो हाइब्रिड मिल सकता है मैक्स टू मैक्स, या तो फिर N14 N15 मिल N14 N14 मिल सकता है। N14 N14 नया मीडियम, ये 100% नया और ये 50% न्यू। 100% ओल्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो हमें मिल ही नहीं सकता। 100% जो ओल्ड है वो तो नए मीडियम में कभी मिलेगा ही नहीं। तो हैवी डीएनए कितना बनेगा, 0। हमेशा इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। अगर नया मीडियम
N14 है तो N15 कभी नहीं मिल सकता। अगर नया मीडियम N15 होता तो N14 कभी नहीं मिल सकता। अच्छा, लाइट डीएनए की बात करें तो नया मीडियम कौन सा है? लाइट नाइट्रोजन, मतलब लाइट डीएनए तो बन सकता है। अब लाइट डीएनए बनेगा कितना? सिंपल, टोटल में से हाइब्रिड को माइनस कर दो। टोटल कितने हैं? 40, और हाइब्रिड हमने पहले ही निकाल लिया, कांस्टेंट है 5, तो ये आ जाएगा 35। तो 1 घंटे बाद जो लाइट बनने वाला है वो 35 बनेगा। और लाइट का नंबर लगातार चेंज होगा क्योंकि टोटल नंबर लगातार चेंज हो रहा है, सिर्फ हाइब्रिड का नंबर चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। तो इसको माइनस करके हम किसी भी टाइम के बाद में कितने लाइट बनने वाले हैं वो कैलकुलेट फिर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो सबसे डिफिकल्ट टाइप का इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, जिसमें हमें मल्टीपल मीडियम में इन्वॉल्व कर देता है। एक से ज़्यादा मीडियम में हमें वो इन्वॉल्व कर देता है। बैक्टीरिया को पहले किसी और मीडियम में इन्वॉल्व किया, उसको किसी और मीडियम में प्लेस किया, फिर निकाल करके किसी दूसरे मीडियम में प्लेस कर दिया। इस तरह का क्वेश्चन भी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये मेसल्सन और स्टाहल के एक्सपेरिमेंट या मेसल्सन एंड स्टाहल के वर्क के ऊपर सबसे डिफ़िकल्ट टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहे जाते हैं। अब ये कैसे होता है समझो इसको। एक क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास में डीएनए है 10 डीएनए, फिर से हम 10 डीएनए इजी के लिए ले रहे हैं, और 10 के 10 जो हैं वो हैवी वाले हैं, मतलब ये भी N15 ये भी N15, हैवी डीएनए, टोटल 10 डीएनए। इसको पहले हमने मीडियम 1 में डाला, इसको हमने पहले मीडियम 1 में डाला जो कि N14 था। इस मीडियम 1 में हमने इसको 40 मिनट तक रखा, बस कितने मिनट तक रखा? 40 मिनट तक। फिर जितना भी डीएनए था, जितना भी इकोलाई था, टोटल इकोलाई, यहाँ पे 10 इकोलाई थे टोटल, 10 इकोलाई भी लिख सकते हो आप। टोटल इकोलाई जो बने हैं उनको हमने यहाँ से निकाला और उसको मीडियम 2 में डाल दिया, मीडियम 2 में डाल दिया। जो मीडियम 2 है वो क्या है? N15। मीडियम 2 में हमने इसको सिर्फ एक जनरेशन चलाया, मतलब 20 मिनट्स ही चलाया, ठीक है, बस इतना ही आएगी ये क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन बताना है फाइनल, सेम क्वेश्चन है, टोटल डीएनए कितना बनेगा फाइनली। दूसरा क्वेश्चन, लाइट डीएनए कितने बनेंगे? लाइट डीएनए मतलब N14 N14। हैवी डीएनए कितने बनेंगे? हैवी डीएनए कितने बनेंगे मतलब N15 N15। और लास्ट देखते हैं हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए कितने बनेंगे? N14 15 N14। ये सारी चीज़ें हमें अब इस मल्टीपल मीडिया, एक से ज़्यादा मीडिया लेकर के क्वेश्चन उसने दिया है, और इस पे हमें अब यहाँ इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो, स्टेप वाइज चल रहा है। अब हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो गलती यहाँ पे होगी ही सही। देखो, पहला स्टेप वाइज हमने चले, 10 डीएनए लिया है और 10 पे 10 डीएनए कैसे? N15 वाले, टोटल डीएनए 10 डीएनए। जो मीडियम हमने प्लेस किया उसको कौन सा मीडियम है? N14। जो मीडिया है वो N14 मीडिया। 40 मिनट चलाया, मतलब कितनी जनरेशन चलाया? 2 जनरेशन। भाई टोटल कितनी जनरेशन चलाया? 2 जनरेशन। अगर 2 जनरेशन चला है, ध्यान से समझना, तो टोटल डीएनए कितना बनेगा? यहाँ पे टोटल डीएनए बनेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। 10 तो इनिशियल ये वाला डीएनए था, 2 हर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये कांस्टेंट है, और 2 जो है ये 2 नंबर ऑफ जनरेशन। तो टोटल कितना बन गया? 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 40 डीएनए। इस 40 डीएनए का अब हमें फ्रैक्शन देखना है, कितने हैवी, कितने लाइट, कितने, वो वाली चीज़। देखो, इसमें से लाइट कितने बनेंगे, क्योंकि नया मीडियम लाइट है तो लाइट बन सकता है, या तो हाइब्रिड बन सकता है, हैवी तो बन नहीं सकता क्योंकि नया मीडियम लाइट है। तो पहले हाइब्रिड की बात कर लेते हैं। हाइब्रिड मतलब 2n0, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग है नए मीडियम से, ये भी नए मीडियम से अलग है और ये भी नए मीडियम से अलग है। तो क्या माइनस करेंगे? 2n0, मतलब कितना माइनस करना है? 20। अगर लाइट टोटल में से 20 माइनस कर दोगे तो लाइट कितना बचेगा? 20। लाइट जो है वो 20 हो गया, हाइब्रिड जो है वो 20 हो गया, और टोटल जो है वो 40 हो गया। ठीक है, ये हमारा इस वाले कंटेनर की बात कर ली, ये हमारी कंटेनर की बात ख़त्म हो गई।
अब हमने सारे के सारे को डीएनए को उठा करके कहाँ डाल दिया, नए कंटेनर में, जहाँ पे N15 मीडियम प्रेजेंट है। हमने सारे के सारे डीएनए को उठा करके कहाँ पे डाल दिया, नए मीडियम में, नए कंटेनर पे, जिसमें नाइट्रोजन 15 या फिर हैवी नाइट्रोजन करके प्रेजेंट है यहाँ पे। अच्छा, जब हमने हैवी नाइट्रोजन वाले कंटेनर में डाला तो अब समझना, यहाँ पे बहुत आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो नया मीडियम है वो ये वाला है। देखो 20 डीएनए हमारे पास ऐसे हैं, इसको अलग सॉल्व करेंगे और हाइब्रिड वाले को अलग सॉल्व करेंगे। 20 हमारे पास में डीएनए कैसे हैं, लाइट, मतलब 14 20 डीएनए हमारे पास ऐसे हैं। कितनी जनरेशन चला रहे हैं, सिर्फ एक जनरेशन, 20 मिनट। तो एक जनरेशन जब आप चलाओगे तो टोटल डीएनए जो इससे मिलने वाले हैं वो 2 की, मतलब पहले तो एन नॉट करेंगे, एन नॉट यानी 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 40। तो जो इस वाले डीएनए से नया डीएनए बनने वाला है टोटल वो 40 हो गया। ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझना कि इसमें हाइब्रिड कितना बनेगा। भाई हाइब्रिड कितना बनेगा, देखो हाइब्रिड क्या करेंगे हम, 2n नॉट, क्योंकि नया मीडियम 15 है, ये भी नए मीडियम से अलग है और ये भी नए मीडियम से अलग है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय n नॉट, मतलब 40 हाइब्रिड हैं और 40 टोटल हैं। मतलब सारे के सारे कैसे बन रहे हैं, हाइब्रिड बन रहे हैं। तो 100% यहाँ पे हाइब्रिड बने हैं, तो हाइब्रिड कितने हो गए यहाँ से, 40। ये पहला केस हो गया। लेकिन हमारे पास में ये हाइब्रिड डीएनए भी तो है, इसका तो हमने सॉल्व कर दिया, ये ठीक है, लेकिन दूसरा सेक्शन भी तो है, हाइब्रिड डीएनए खुद। जब हाइब्रिड डीएनए जो टोटल 20 है, जब हम इसको एक जनरेशन चलाएंगे तो इसकी वजह से टोटल डीएनए कितना बनेगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, तो यहाँ से भी 40, टोटल डीएनए तो यहाँ से भी 40 बनेगा। लेकिन हाइब्रिड कितना बनेगा अब की बार, ये बताना है। देखना, जो हाइब्रिड डीएनए था उसमें एक N15 था, एक N14 था, और नया वाला मीडियम क्या है हमारा, नया वाला मीडियम है N15। मतलब एक तो नए वाले मीडियम से अलग है, 14 तो अलग है लेकिन 15 तो उसके जैसा ही है ना। तो माइनस कितना करोगे, n नॉट। अब की बार जो हाइब्रिड है वो n नॉट होगा, मतलब कितना, 20 हाइब्रिड। तो 20 हाइब्रिड है तो हैवी कितना होगा, नए मीडियम वाला जो हैवी है 15 वाला कितना होगा, हैवी इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ये पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो हैवी कितना है, टोटल हैवी कितने हैं, यहाँ पे अलग से भी लिख लेते हैं। टोटल हैवी जो है हमारे पास में 15 वाले वो हो गए 20। लाइट की बात करें 14, तो लाइट कितने हो गए अब की बार। देखो यहाँ पे तो लाइट कुछ बना नहीं और यहाँ पे भी लाइट नहीं बना, क्योंकि हमारा जो नया मीडियम था वो 15 था। अगर नया मीडियम 15 है तो कंप्लीट लाइट तो बन ही नहीं सकता। आपको किसी भी मीडियम में वो डालकर दे दे, जो फाइनल मीडियम होगा उसी का डीएनए मिलता है, या तो हाइब्रिड मिलता है, दूसरा वाला डीएनए कंप्लीट फॉर्म में नहीं मिलता। तो लास्ट मीडियम क्या था, हैवी। तो लाइट वाला डीएनए तो हमें 0 मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा। अब आते हैं हाइब्रिड पे। तो देखो 20 हाइब्रिड तो हमको यहाँ से मिले, तो 20 हाइब्रिड तो हमको यहाँ से मिले, लेकिन और हाइब्रिड मिले, यहाँ पे भी मिले 40 हाइब्रिड हमको यहाँ पे मिले, क्योंकि पहले वाले का जो 100% था वो हाइब्रिड में चला गया। तो 40 हमको हाइब्रिड यहाँ से मिले हैं, तो टोटल हाइब्रिड 60। तो ये हैवी की बात करें 20, लाइट की 0 और हाइब्रिड की 60। ये रेशियो हमारा यहाँ पे डाल दीजिए। और टोटल तो हमने बता ही दिया, टोटल डीएनए कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए, 60 + 20 80। तो टोटल डीएनए 80, लाइट डीएनए 0, हैवी डीएनए 20 और हाइब्रिड जो है वो 60। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो मतलब ये वाला कंसेप्ट आपका 100% क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे आप कभी भी फंसने वाले नहीं हैं। नॉर्मली वो क्वेश्चन एक ही इकोलाई को लेकर के देता है, वो सिंपल सा एक इकोलाई बोल देगा या फिर एक डीएनए बोल देगा, या अगर उसने नंबर मेंशन नहीं किया है तो भी हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान के चलते हैं कि वो एक डीएनए स्टार्टिंग में ले रहा है। अगर उसने नंबर मेंशन नहीं किया है इकोलाई का या फिर डीएनए का नंबर, जो ओरिजिनल नंबर उसने लिया है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान के चलते हैं कि वो एक इकोलाई या एक डीएनए की बात ही कर रहा है।
लेकिन अगर नंबर दे दिया फिर तो हमें सॉल्व करना पड़ता है। अगर एक ही है तो सिंपल कुछ नहीं रह जाता, 2 की पावर n 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 तो कुछ लेता नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा मेसल्सन एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट। मेसल्सन एंड स्टाहल के एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था वो फेवर करता है वॉटसन एंड क्रिक के सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को। उसने ये सिंपल प्रूफ कर दिया कि जो वॉटसन एंड क्रिक का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है वही सही मॉडल है, उसी के थ्रू डीएनए जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। लेकिन ये किसके अंदर में उन्होंने प्रूफ किया? प्रोकैरियोट्स में। ई कोलाई के अंदर में प्रूफ किया था, तो प्रोकैरियोट्स में प्रूफ किया। भाई अब जहाँ पे साइंटिस्ट की बात आई, उन्होंने ये पूछा क्या यूकैरियोट्स पे भी इसी तरह का रिजल्ट आएगा या फिर डिफरेंट टाइप का रिजल्ट ई कोलाई में यूकैरियोट्स में हमें दिखाई पड़ेगा। तो अब हमारे पास में जो कंसेप्ट आता है यूकैरियोट्स में सेम चीज़ को प्रूफ करना, तो इसी कंसेप्ट को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को जो यूकैरियोट्स में प्रूफ किया है, जो यूकैरियोट्स के अंदर इसको प्रूफ किया है, ये दूसरे साइंटिस्ट थे टेलर। एक साइंटिस्ट थे टेलर एंड उनके कलीग्स एंड हिज कलीग्स। टेलर और उनके कलीग्स ने क्या किया? एक प्लांट मटेरियल यूज़ किया जिसको बोलते हैं विसिया फाबा या फिर फाबा बीन्स। एक बीन प्लांट होता है जिसको हम विसिया फाबा बोलते हैं। अब आपको मालूम है प्लांट्स कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? जब वो डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे तो प्रॉपर क्रोमोसोम बनते हैं। तो विसिया फाबा के अंदर में या फिर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है ये समझाना है। इसके लिए इन्होंने फिर से आइसोटोपिक मेथड का इस्तेमाल किया, लेकिन अब की बार जो आइसोटोप इन्होंने इस्तेमाल किया वो रेडियो आइसोटोप था। जैसा हमने मेसल्सन एंड स्टाहल में बात की थी, उनके एक्सपेरिमेंट में भी आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वहाँ पर जो आइसोटोप इस्तेमाल किया गया था वो रेडियो एक्टिव नहीं था, वो सिर्फ हैवी आइसोटोप था। तो अगर हमें उन दोनों को सेपरेट करना था तो हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाएगा वो रेडियो आइसोटोप होगा। उसको रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पे, रेडिएशंस के बेसिस पे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। जो आइसोटोप इन्होंने इस्तेमाल किया वो हाइड्रोजन एटम का आइसोटोप उन्होंने इस्तेमाल किया। वो भी कौन सा आइसोटोप? रेडियो आइसोटोप। टोटल 2 तरह के आइसोटोप इस्तेमाल किए। एक तो नॉर्मल आइसोटोप जो कि रेडियो एक्टिव नहीं होता, और एक ट्रिटियम जो कि एक ऐसा हाइड्रोजन है जो रेडियो एक्टिव होता है। ये रेडियो एक्टिविटी रिलीज करता है। तो ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। और ये नॉर्मल वाला है, ये नॉर्मल होता है। अच्छा, इसको यूज़ करके जो रेडियो एक्टिव ट्रिटियम है, इसको यूज़ करके इन्होंने थाइमीन नाइट्रोजनस बेस के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। जो थाइमीन नाइट्रोजनस बेस होता है, यहाँ पे H3 रेडियो आइसोटोप को इनकॉर्पोरेट कर दिया। किसमें? थाइमीन नाइट्रोजनस बेस में। आपको मालूम है थाइमीन नाइट्रोजनस बेस आगे चल करके डीएनए का एक कंपोनेंट बनाता है। तो अगर हम इससे डीएनए बनाएंगे तो हमने इससे डीएनए बना करके डीएनए के मॉलिक्यूल को लेबल कर दिया T3 मतलब थाइमीन, जो कि रेडियो एक्टिव है। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये कंप्लीट रेडियो एक्टिव है। ये कैसा है? कंप्लीट रेडियो एक्टिव। इसके दोनों स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिव थाइमीन प्रेजेंट है। फिर हमने इस प्लांट सेल को उठाया और इस प्लांट सेल को एक मीडियम में डाल दिया जिसको बोलते हैं नॉर्मल थाइमीन मीडियम। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल थाइमीन जिसके पास H1 है, मतलब ये रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसको नॉर्मल थाइमीन बोला जाएगा। नॉर्मल थाइमीन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। और सेम मेसल्सन एंड स्टाहल के एक्सपेरिमेंट की तरह हमने हर जनरेशन के बाद जो प्लांट सेल का सेल साइकिल टाइम था उसके कंप्लीट होने पे उसकी रेडियो एक्टिविटी चेक की। हर बार रेडियो एक्टिविटी कम होती चली गई। जैसे अगर यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी पहले 100% थी, तो अगली जनरेशन में जो रेडियो एक्टिविटी रह गई वो 50% रह गई। रेडियो एक्टिविटी जो रह गई वो 50% रह गई। फिर अगली जनरेशन में और कम हो जाएगी। ये T3, ये T नॉर्मल, ये T नॉर्मल,
ये T नॉर्मल, ये T3 और ये T, ये T और ये T। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो हाइब्रिड रेडिएशन मिली, मतलब 50% रेडिएशन आधी हो गई थी, और यहाँ पे 100% डीएनए में रेडिएशन मिली। यहाँ पर कुछ ऐसे डीएनए मिले जो रेडियो एक्टिव नहीं है और कुछ ऐसे मिले जो हाइब्रिड है रेडियो एक्टिविटी के मामले में। इसी तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अब की बार हमें सिर्फ चेंज जो करना है मिचेल्सन एंड स्टाहल के एक्सपेरिमेंट से, वहाँ पे हमने डेंसिटी की बात की थी, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी की बात की है। तो कई बार क्वेश्चन टेलर के नाम से भी पूछ लेता है। इसमें वो सिंपल क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी को आपको कम करते जाना है ना। हर जनरेशन के साथ में रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, हाइब्रिड कितने बनेंगे, और नॉन रेडियो एक्टिव जो कंप्लीट नॉन रेडियो एक्टिव हैं टी और टी वाले वो कितने मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट मैकेनिज्म डिस्कस किया है, डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, और उसको प्रूफ डिस्कस किया है। अब हम बात करने वाले हैं एंजाइमेटिक मैकेनिज्म जिसके थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअल में परफॉर्म होता है ना। जो वो एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं और कैसे डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें अब हम आगे समझते हैं।